नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के प्राइमरी लेवल के यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। और आज से जो यह सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान से इतिहास के, वो भी इतिहास से प्राचीन भारत इतिहास का यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो कि बीपीएससी द्वारा पिछले वर्षों के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चाहे वह बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हो या फिर एलडीसी का एग्ज़ाम हो या जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमारे द्वारा स्टार्ट की गई इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने बीपीएससी का जो प्राइमरी लेवल का पैटर्न है वह देख लिया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो पहला पेपर है भाषा का, लैंग्वेज का, यह जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन जो कट ऑफ आपकी बनेगी वह आपके दूसरे पेपर से, जो कि सामान्य अध्ययन का है, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, समय 2 घंटा रहेगा और जो टोटल नंबर्स रहेंगे 120 नंबर का यह पेपर रहेगा। आपकी इसी पेपर के हिसाब से आपकी कट ऑफ या मेरिट जो भी है वह बनेगी। तो दोस्तों, इसमें जो है प्राथमिक गणित और रीजनिंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो भी सेक्शन है वह आपका जीएस आ जाता है। उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो भी है ईवीएस वगैरह सब उसी में आ जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह जो वीडियो है हमारा, या जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसमें हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। आज पहला पार्ट। आपको बता दें, थोड़ा सा लेट हो रहा है होगा आप लोगों को, तो लेकिन जो है इसका जो है बताना ज़रूरी है कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ चैप्टर्स के नाम आपके सामने लिखे हैं, टॉपिक के नाम। तो दोस्तों, इसमें कम से कम यहाँ पे 7 से 8 चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर हैं वह हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। बाकी के ये जो 3 चैप्टर हैं, मौर्य और मौर्योत्तर काल, संगम काल और गुप्त काल, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के परिप्रेक्ष्य से। तो इनको जो है हम लोग अगले जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में अंजीरा से, बी ऑप्शन दम्ब सदात से, सी ऑप्शन किलगुल मोहम्मद से और डी ऑप्शन मेहरगढ़ से। तो हम लोग का इसका जो सही उत्तर है वह बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। दोस्तों, जो भारत में पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह लिखना उचित नहीं था कि यह बीपीएससी प्री में पूछा गया है या बीपीएससी के किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो इस प्रश्न को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ये सब प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा कराए गए जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके यहाँ पर प्रीवियस ईयर हैं। दोस्तों, जान लेते हैं मेहरगढ़ के बारे में। वर्तमान में जो यह मेहरगढ़ है यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में है। ठीक है, और यदि पूछा जाए या किस काल का स्थल है, तो यह एक नवपाषाणिक काल का स्थल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, आपको यह इंग्लिश में दिख रहा होगा, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बता दें, वैसे कैल्कोलिथिक जो काल या युग है इसको हम लोग ताम्रपाषाणिक काल भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इसको ताम्रपाषाणिक काल कहेंगे, लेकिन एग्जामिनर चालाकी कर देता है और इस प्रकार से इंग्लिश में लिख देता है, जिससे हिंदी मीडियम वालों को समस्या हो जाती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है। ए ऑप्शन पुरापाषाण काल, बी ऑप्शन नवपाषाण युग, सी ऑप्शन ताम्रपाषाण, डी ऑप्शन लौह युग। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। देखिए, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था। ठीक है, किसका? पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था, उसे क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक युग या ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सर्वप्रथम जो धातु औजारों के लिए प्रयुक्त हुई थी वह कौन सी थी? तांबा। ठीक है, हम लोगों को ध्यान रखना है। और यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इसके जो प्रमुख क्षेत्र थे भारत में, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिम भाग और पश्चिमी महाराष्ट्र थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा तीसरा प्रश्न है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, या इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में भी एक बार पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है। ए ऑप्शन में गंगा घाटी, बी ऑप्शन में यमुना घाटी, सी ऑप्शन में नर्मदा घाटी और डी ऑप्शन में ताप्ती घाटी। तो आप सभी को बता दें, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, नर्मदा घाटी। देखिए, नर्मदा घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म मिले थे भारत में। और दोस्तों आपको बता दें 1982 में, नाम याद रखिएगा, अरुण सोनकिया। ठीक है, इन्होंने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया था। ठीक है, 1982 में। दोस्तों यदि जैसे कि भारत की बात हो रही है तो भारत में ध्यान रखिएगा नाम हथनौरा, जैसा कि हमने अभी बताया हथनौरा। ठीक है, होशंगाबाद जिले से। चलिए चलते हैं अपने 4th नंबर के क्वेश्चन पे। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले। ए ऑप्शन कालीबंगन, बी ऑप्शन लोथल, सी ऑप्शन अहाड़ और डी ऑप्शन धौलावीरा। तो इसमें सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान कालीबंगन से मिले थे। दोस्तों अब आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट याद रखना है। यदि पूछा जाए कि कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है तो ध्यान रखिएगा वह है राजस्थान। ठीक है, वह है राजस्थान। और तीसरा पॉइंट, यदि पूछा जाए कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है या सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, तो ध्यान रखिएगा यह घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, और यदि पूछ लिया जाए कि इसकी खुदाई किसने करवाई थी तो सन 1992 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा सन 1992 में 52 में अमलानंद घोष थे, उनके निर्देशन में इसकी जो है खुदाई की गई थी। ठीक है, यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ए ऑप्शन में दिया गया है पकी ईंटों से बनी इमारतें, बी ऑप्शन प्रथम असली मेहराब, सी ऑप्शन पूजा स्थल और डी ऑप्शन कला और वास्तुकला। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पकी ईंटों से बनी इमारतें। यह महत्वपूर्ण विशेषता है किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो है नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे। ठीक है, नगर जो थे वो जाल की तरह व्यवस्थित होते थे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है सिंधु घाटी सभ्यता की कि इसकी जो इसमें जो सड़कें बनी थी वह समकोण पे काटती थी, सभी सड़कें। ठीक है, समकोण पे काटती थी। दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो पुरास्थल थे इनके, उसमें मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले थे, किंतु सूर्य पूजा, अग्नि पूजा और मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य अवश्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी। ए ऑप्शन नगरीय, बी ऑप्शन ग्राम्य, सी ऑप्शन यायावर, डी ऑप्शन कबीलाई। तो अभी जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसमें बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता था। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नगरीय। ठीक है, कैसी थी, नगरीय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन में दिया गया है सिकंदरिया, बी ऑप्शन लोथल, सी ऑप्शन महास्थानगढ़, डी ऑप्शन नागपट्टनम। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल जो है क्या है, हड़प्पाई बंदरगाह है, हड़प्पा काल का यह बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि लोथल स्थल जो है या पूरा स्थल या किस जगह स्थित है या किस प्रदेश में, तो यह गुजरात। ध्यान रखिएगा गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। ठीक है, पहला पॉइंट इसका हो जाएगा, यह कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात।
ठीक है। और यदि दूसरा पॉइंट पूछा जाए कि किस नदी के किनारे, तो ध्यान रखिएगा यह है भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। दोस्तों इसकी खुदाई जो है वह करवाई थी SR राव ने। कब करवाई थी? 1954 में, ध्यान रखिएगा 1954 में। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण एक दो प्रश्न बन सकते हैं वह यह बन सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि अन्न पीसने की चक्की कहाँ से मिली, किस स्थल से, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से, तो ध्यान रखिएगा लोथल से अन्न पीसने की चक्की, ठीक है। और नाव के आकार के 2 मोहरें भी प्राप्त हुई थी, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाल, बी ऑप्शन नीला हरा, सी ऑप्शन पांडु, डी ऑप्शन नीला। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा लाल, ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग थे, बताना है आपको, शाकाहारी थे कि मांसाहारी, या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इन्होंने भोज्य पदार्थ में गेहूं भी, जौ, मटर, तिल, सरसों आदि जो है इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था। और नॉनवेज में या मांसाहारी में इन्होंने बकरी का मांस आदि जो है प्रकार के मांसों का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन में ऐतिहासिक काल, बी ऑप्शन प्रागैतिहासिक काल, सी ऑप्शन उत्तर ऐतिहासिक काल और डी ऑप्शन आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है दोस्तों। आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों आती है? वह इसलिए आती है, कारण जानना जरूरी है कि सिंधु सभ्यता, इसकी लिपि जो है अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, ठीक है। इसी कारण इसे जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। और आद्य ऐतिहासिक काल तो वही है कि जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य ना पाया गया हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पुरुषार्थ कितने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुरुषार्थ के बारे में बताना है कि कितने हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, पुरुषार्थ 4 हैं। अब 4 पुरुषार्थ कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों के बारे में चर्चा की गई है, जिसे हम लोग या हिंदू धर्म में चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। 4 पुरुषार्थ कौन है? धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। ये 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है। यह भी PSC के एग्जाम में पूछा गया है। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिला है? सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से मिलता है या मिला है, ठीक है। अब गायत्री मंत्र के बारे में यदि हम जान लें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, सभी को पता होगा। ऋग्वेद के बारे में यदि बात करें तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ या मंत्र हैं, ठीक है। ऋचाओं को मंत्र भी बोला जाता है। अब ऋग्वेद में गायत्री मंत्र यदि पूछा जाए कि किस मंडल में आता है, किस मंडल में, तो ध्यान रखिएगा यह 9वें मंडल में आता है, ठीक है। कौन से? 9वें मंडल में, 9वें मंडल में आता है। और 9वें मंडल में सोम का भी उल्लेख है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद की यदि हम बात करें तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय है और कौशिकी है, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है, ऋग्वेद के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न है कि ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4, बी है 5, सी है 6, डी है 7। तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। आपको केवल इनके प्रकारों के बारे में ही याद रखना है और इनके नाम नहीं पूछा जाएगा। तो 7 ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतया किसको समर्पित किया गया है? दोस्तों
देखिए हम लोगों ने पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात की, फिर हम लोग वैदिक सभ्यता की तरफ आए हैं, फिर हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसी प्रकार से एक सीक्वेंस से, एक सीरीज से जो है क्रम से हम लोग चलेंगे। और ये सब प्रश्न बीपीएससी के द्वारा कराए गए सभी एग्ज़ामों में, मतलब जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए आपके सामने ये लाए गए हैं, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में पैटर्न में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, कई बार बार क्वेश्चन वो रिपीट होते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है इंद्र और उनका हाथी, बी ऑप्शन उर्वशी का स्वर्ग, सी ऑप्शन पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, डी ऑप्शन सोम और इस पे पर नामांकित देवता। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि सोम का चर्चा ऋग्वेद में किस मंडल में है आपको पता होगा, 9वें मंडल में। ठीक है, जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा, तो आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? ठीक है, नहीं थे। ए ऑप्शन में इंद्र, बी ऑप्शन में वरुण, सी ऑप्शन में कार्तिकेय, डी ऑप्शन में रुद्र। तो हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेय। ये जो है वैदिक देवता नहीं थे। देखिए भारतीय जो ग्रंथ थे, वेद थे, इनमें जो वर्णित देवता हैं उन्हीं को वैदिक देवता कहते हैं। देखिए इन देवताओं में जो महत्वपूर्ण देवता हैं वह आपको पता होगा, इंद्र हैं, वरुण हैं, रुद्र हैं, बृहस्पति हैं, अश्विनी हैं, सूर्य हैं और पृथ्वी हैं। इस प्रकार से ये कई देवताओं के नाम वर्णित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, तो बताना है किस धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। ए ऑप्शन शैव धर्म, बी ऑप्शन जैन धर्म, सी ऑप्शन बौद्ध धर्म और सी ऑप्शन वैष्णव धर्म और डी ऑप्शन बौद्ध धर्म। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। जो त्रिपिटक हैं यह जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। अब यहाँ पर जानना यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह आखिर त्रिपिटक है क्या। तो दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, यह जो है बुद्ध भगवान थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर इनको 3 भागों में बांटा गया था, जिन्हें क्या कहते हैं? त्रिपिटक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि इन त्रिपिटकों के नाम पूछे जाएं तो आपको ध्यान रखना है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, और ये जो त्रिपिटक हैं यह इनके बारे में एक बात और ध्यान रखनी है कि यह जो है बौद्ध धर्म के आदर्श सिद्धांत और नियमों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको त्रिपिटक के बारे में समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? वैशाली में, सारनाथ में, राजगीर में या बोधगया में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने। देखिए दोस्तों इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था इसको एक नाम और से भी जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। और यह जब पूछा जाए कि सारनाथ कहाँ है तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन राजगृह, सी ऑप्शन अमरावती, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रथम बौद्ध महासभा जो हुई थी वह हुई थी राजगृह में, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अब इसके बारे में हम 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं। तो प्रथम महासभा राजगृह में हुई थी। यदि हम समय की, इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो सभी को ध्यान रखना है, प्रथम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की, तो यह 483 ईसा पूर्व। ध्यान रखना है 483 ईसा पूर्व। दोस्तों किसके शासनकाल में हुई थी? तो ध्यान रखिएगा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि हम लोग द्वितीय बौद्ध महासभा की बात करें तो ध्यान रखिएगा उसका टाइम पीरियड था 383 ईसा पूर्व। ठीक है, और वह हुई थी वैशाली में। ध्यान रखिएगा उसके अध्यक्ष थे
सरोकामी, और किसके शासनकाल में, तो वह हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है। अब यदि तीसरी महासभा की बात करें, बौद्ध महासभा की, तो ध्यान रखिएगा उसका टाइम पीरियड था 251 ईसा पूर्व, और वह जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी, और इस महासभा के अध्यक्ष थे मोगलपुत्र। ठीक है। चौथी महासभा के बारे में बात करें तो वह हुई थी कश्मीर में प्रथम शताब्दी ईस्वी में। ठीक है। और उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो आपको ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? ए ऑप्शन सारनाथ, बी ऑप्शन कुशीनगर, सी ऑप्शन बोधगया, डी ऑप्शन लुम्बिनी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो वह है कुशीनगर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, महापरिनिर्वाण का मतलब है कि इनकी मृत्यु से, तो ध्यान रखिएगा उसका सन भी आपको ध्यान रखना है सभी को। तो वह उसका सन हो जाएगा 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। दोस्तों, कुशीनगर में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और यह जो है मल्लों की राजधानी थी। कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी। यदि पूछा जाए कि मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की एज कितनी थी, तो ध्यान रखिएगा 80 वर्ष की अवस्था में वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ठीक है। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? ए ऑप्शन में योग, बी ऑप्शन में न्याय, सी ऑप्शन में सांख्य, डी ऑप्शन में वैशेषिक। ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक, इसका जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जो परमाणु सिद्धांत हैं इसका प्रतिपादन वैशेषिक भारतीय दर्शन ने किया था। ठीक है। और यह सिद्धांत जो है यह जगत की संरचना से जुड़ा हुआ है। सबसे मेन बात जो है इसमें कि इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, किसने किया था प्रतिपादन? तो ध्यान रखिएगा ऋषि कणाद, या इन्हें कणाद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। ए ऑप्शन में जैन धर्म के, बी ऑप्शन में शैव मत के, सी ऑप्शन बौद्ध मत के, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरहुत और अमरावती बौद्ध धर्म के सुप्रसिद्ध केंद्र थे। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी जी का जन्म स्थान कहाँ था? ए ऑप्शन में कौशाम्बी, बी ऑप्शन में कुंडग्राम, सी ऑप्शन सारनाथ, डी ऑप्शन प्रयाग। तो बताना है कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब कि कुंडग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, यदि पूछा जाए कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा 599 ईसा पूर्व। ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, कुछ लोग दो तिथि बताते हैं, तो आपको दोनों तिथि याद रखनी है। जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें 599 ईसा पूर्व दिया है, और नई एनसीईआरटी में 540 ईसा पूर्व दिया है। तो दोनों तिथि आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाएगा तो दो ये जो वर्ष हैं ये दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे, एक ही वर्ष दिया जाएगा, इसी में से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो इनका जन्म बता दिया 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। दोस्तों, अभी पिछले प्रश्न में शायद हमने बताया कि इनकी मृत्यु कब हुई, नहीं, वो गौतम बुद्ध जी के बारे में था। तो ध्यान रखिएगा महावीर स्वामी जी का जो मृत्यु हुई थी वह 72 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है। और 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। और कहाँ हुई थी? वह राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मोक्ष मतलब कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए आ गया, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसका डिस्कशन किया इसके बारे में। तो बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। जैसा कि हम लोगों ने भी बताया है कि यह राजगृह या राजगीर के समीप स्थित है पावापुरी। ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए ऑप्शन में पार्थियन,
बी ऑप्शन हिंद यूनानी, सी ऑप्शन कुषाण, डी ऑप्शन गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भागवत संप्रदाय में गुप्त लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान था, ठीक है, गुप्त शासकों का। दोस्तों जो भागवत संप्रदाय है यह वैष्णव धर्म से संबंधित है या वैष्णव धर्म ही है, ठीक है। इसमें जो है क्या हुआ था, जो गुप्त राजा थे उन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है, और सिक्कों पे उन्होंने अपने विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई थी। इसलिए यह जो है ध्यान रखिएगा, भागवत संप्रदाय का विकास सबसे ज़्यादा गुप्त लोगों ने किया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन में रूपाली, बी ऑप्शन में आनंद, सी ऑप्शन राहुल भद्र, डी ऑप्शन मक्खल घोषाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मक्खल घोषाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत या फिर मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते थे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो मक्खल घोषाल थे वह ये महावीर स्वामी जी के साथी थे और इन्होंने नियतिवाद और जैन धर्म की में इनकी आस्था थी, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मौर्य शासक अशोक हुए हैं और उनके पुत्र जो दशरथ हैं, इन्होंने बराबर की जो गुफाएं या पहाड़ी जो नागार्जुन पहाड़ी पर गुफाएं बनवाई हैं वह आजीविकों के लिए ही बनवाई थी, ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? ए ऑप्शन में पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन वैशाली, सी ऑप्शन राजगृह, डी ऑप्शन चंपा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगृह। राजगृह को गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है, गिरिव्रज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों महाजनपद काल में आपको ध्यान होगा जो 16 महाजनपद काल थे उसमें सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वह था मगध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन था? मगध। दोस्तों मगध की जो स्थापना है वह हर्यक वंश के बिम्बिसार ने की थी, ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? राजगृह को, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में हस्तांतरित या स्थानांतरित की थी? ठीक है, ए ऑप्शन बिम्बिसार, बी ऑप्शन अजातशत्रु, सी ऑप्शन उदयन, डी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयन, ठीक है। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। दोस्तों उदयन के बारे में यह भी ध्यान रखना है, जो पाटलिपुत्र था यह किसने, इस नगर की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और यह पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित है। किन नदियों के संगम पर? गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ए ऑप्शन में शीलभद्र, बी ऑप्शन विजयसेन, सी ऑप्शन जीवक, डी ऑप्शन मनु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवक जो है बिंबिसार का चिकित्सक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा जीवक जो है बिंबिसार का चिकित्सक था। दोस्तों जो बिंबिसार हैं इन्होंने गिरिव्रज जैसा कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, और यह जो है बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक भी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ठीक है, वैशाली में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, पाई गई है, ठीक है, सुचारू रूप से वहाँ यह जो है प्रचलित थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और यह आज के पार्ट का या आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और अगला जो पार्ट आएगा, अगला पार्ट बस यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, फिर संगम, ठीक है।
दोस्तों 3 चैप्टर बचे हैं, बाकी के जो आगे के चैप्टर थे जैसा कि हमने बताया वह सभी आपको करा दिए गए हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया गया है और ये सभी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि आपके प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों इस वीडियो को यदि आपने लास्ट तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।